हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स। इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आखिर ये जो चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन, इसको पढ़ने का, इसके बारे में स्टडी करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों इसके बारे में अध्ययन करें। तो देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो क्यों करें इसका, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड देयर इम्पोर्टेंस इन सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए, जो सतत ह्यूमन लाइफ है उसके लिए क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, ग्रो करना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन से। तो एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड rearing animals for food, fiber, medicinal plants and other products। यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो अपने आप में प्लांट्स का कल्टीवेटिंग या कल्टीवेशन यानी कि प्लांट्स का उगाना और रियरिंग एनिमल्स, पशुओं का पालन करना, इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब इसमें देखो, हम इन प्लांट्स का उगाना और एनिमल्स की रेयरिंग क्यों करते हैं? या तो फूड के लिए करते हैं, फाइबर के लिए करते हैं, या मेडिसिन्स के लिए करते हैं, या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। देखो, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्टिंग अराउंड 10,000 ईयर्स एगो ड्यूरिंग द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है या एग्रीकल्चर है वो न्यूलिथिक काल है, जो न्यूलिथिक या नवपाषाण काल है उस समय से लगभग 10,000 साल पहले से ही करी जा रही है। यानी कि दुनिया का सबसे पुराना, अगर कोई किसी ह्यूमन ने कोई काम सीखा था तो वो था एग्रीकल्चर। इसके साथ देखें आगे, तो क्रॉप आर प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन कंजप्शन और इंडस्ट्रियल यूज़। जो क्रॉप्स हैं वो प्लांट्स होते हैं जिनको कि लार्ज स्केल पर उगाया जाता है, जो कि ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, मानव के उपयोग के लिए और इंडस्ट्रीज़ के बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें एग्रीकल्चर का या क्रॉप्स का, तो वीट है, राइस, कॉटन, शुगर कैन आदि इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड शुगर प्रोडक्शंस। जो एग्रीकल्चर है वो हमें फूड सिक्योरिटी देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है और साथ के साथ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, इनके लिए रॉ मटेरियल प्रदान करती है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर है या फिर जो कल्टीवेशन है या क्रॉप प्रोडक्शन है, ये कितने प्रकार का होता है। तो क्रॉप्स देखो, सीज़न के आधार पर, स्पेशली किसके आधार पर, सीज़न के आधार पर, जिस सीज़न में उनको ग्रो किया जाता है उसके आधार पर दो प्रकार की होती है मेनली, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो देखो, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सीजन इन विच दे आर ग्रोन एंड देयर पर्पस। तो पहली है खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप है ये कब उगाई जाती है बच्चों? ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। कब उगाई जाती है? मानसून के सीज़न में, जैसे कि जून टू अक्टूबर में। और इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म एंड वेट कंडीशंस इसके लिए ज़रूरी होती है। हम खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल देखें तो पैडी है, राइस है, मेज़ है, मिलेट्स हैं, जैसे कि बाजरा, ज्वार है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, ये सभी किसकी, खरीफ क्रॉप की एग्जांपल्स हैं। दूसरी टाइप ऑफ क्रॉप है वो है रबी क्रॉप्स।
जो रबी क्रॉप्स हैं ये विंटर सीजन के अंदर अक्टूबर टू मार्च मंथ में इसको ग्रो किया जाता है, और इसके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी होती है, कूल और ड्राई कंडीशंस का में इसको आसानी से उगाया जाता है। और बच्चों इसके साथ साथ एक थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप्स है, वो भी होता है, उसको बोलते हैं हम जायद क्रॉप्स। जैसे हमें पहले थोड़ा जायद क्रॉप्स पढ़ने से पहले रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स देखें तो वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीस, लिनसीड, ये सभी रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। साथियों, साथ के साथ बच्चों क्या होता है, जो जायद क्रॉप्स हैं ये समर सीजन के अंदर उगाई जाती है, और एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स होती है जो कि मार्च टू जून मंथ के बीच में उगाई जाती है। ये यानी कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, इन दोनों का जो सीज़न होता है उसके बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो करने वाली या कल्टीवेट करने वाली क्रॉप्स होती है। और इसके एग्जांपल देखें तो वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन और वेजिटेबल्स इसके एग्जांपल्स हैं। बच्चों इसके अलावा अगर हम इन सभी क्रॉप्स को इनके पर्पज़ के हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश करें, पर्पज़ के हिसाब से इनको बांटने की कोशिश करें, तो हम इन्हें स्पेशली 4 टाइप में बांट सकते हैं, जैसे कि फूड क्रॉप्स है, केस क्रॉप्स है, प्लांटेशन क्रॉप्स है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। तो फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो हमें ग्रेन्स देती है या सीरियल्स देती है, जैसे कि राइस, व्हीट, पल्सेस आदि। कैश क्रॉप्स जिनके द्वारा हमें नगद भुगतान का होता है, कॉटन, शुगर केन, टोबैको etc। प्लांटेशन जो बागानी फसलें हैं लाइक चाय यानी कि टी, कॉफ़ी, रबर। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जैसे कि जिनके हम बागवानी में उगाते हैं, फ्रूट्स टाइप की फसल हैं, सब्जियां हैं और फ्लोरिंग टाइप के क्रॉप्स हैं, ये सभी हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। तो स्पेशली 4 पर्पज़ के हिसाब से 4 टाइप्स हैं, और सीज़न के हिसाब से ये मेनली 2 टाइप्स रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप होती है, और जायद क्रॉप भी इसमें ऐड किया जा सकता है। अब हम देखें इन जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन है वो किन किन प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगला अपना टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टू प्रोड्यूस हेल्दी क्रॉप्स farmers follow a sequence of activities called agriculture practices. These steps ensure high yield and quality. हेल्दी क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए जो फार्मर्स हैं वो कुछ क्रमबद्ध प्रैक्टिसेस को या एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, और ये इसलिए यूज़ करी जाती है ताकि हाई यील्ड, उच्च उत्पादन मिले और अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्शन हो। तो इसमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनका सीक्वेंस इस तरीके से है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी जाती है, फिर सोविंग करी जाती है, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स किया जाता है, फिर इरिगेशन किया जाता है, फिर वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ये सभी प्रकार की इसमें यूज़ करी जाती है। अब देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, या फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। तो इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सूटेबल फॉर सोविंग सीड्स बाय लूजनिंग एंड टर्निंग। जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि सोविंग करने के लिए सॉइल को क्या किया जाता है, सूटेबल बनाया जाता है लूजनिंग और टर्निंग के द्वारा। तो इसमें पहला है प्लगिंग, टर्निंग द सॉइल यूजिंग ए प्लग टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच लोअर लेयर्स टू द सरफेस, यानी कि हल का उपयोग करके मिट्टी को पलटना ताकि जो न्यूट्रिशन रिच लोअर लेयर है वो सरफेस के ऊपर आ सके। दूसरा है लेवलिंग, तो ब्रेकिंग सॉइल क्लम्प्स एंड मेकिंग द सरफेस इवन यूजिंग ए लेवलर, एक लेवलर का उपयोग करके मिट्टी के जो क्लम्प्स हैं इनको तोड़ना और मिट्टी को लेवल करना। थर्ड है एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी की न्यूट्रिशन या मैक्सिमम उसमें न्यूट्रिशन रिच करने के लिए मैन्योर इसमें ऐड करके हम
क्या करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब इस चीज़ के लिए, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सा टूल्स यूज किया जाता है। तो पहला है प्लग। एक वुडन या आयरन टूल होता है जो कि एनिमल्स या ट्रैक्टर्स के पीछे लगा के मिट्टी की सोइल की टिलिंग करने के लिए, लूजनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक है होय, एक कुदाली जिसका यूज़ किया जाता है सोइल क्लम्प्स को या विडिंग्स को रिमूव करने के लिए और सोइल क्लम्प्स को ब्रेक करने के लिए। लेवलर, इस एक आयरन बार होती है जो कि सोइल की सरफेस को लेवल करने के काम में आती है। इसके साथ साथ बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सोइल के लिए जो लूजनिंग और टिलिंग के लिए हम एक और अप्लायंस है जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर, जो कि ट्रैक्टर के पीछे यूज़ करके उसको सोइल को प्रिपेयर किया जाता है। आखिर क्या कारण है बच्चों कि हम इस सोइल को प्रिपेयर करते हैं। हम बिना सोइल प्रिपेयर करे, बिना लूज़ किए, बिना टिलिंग किए भी तो शोविंग कर सकते हैं ना, बीज तो उग जाएगा। लेकिन इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जानने के लिए हम देखते हैं बच्चों कि सबसे पहला कारण तो क्या है, इम्प्रूव्स एरेशन, यानी कि एयर सप्लाई है रूट्स को, उसको इम्प्रूव करता है। दूसरा, एनहांस वाटर रिटेंशन, जो मिट्टी है उस मिट्टी की पानी को या उस मिट्टी में वाटर के रिटेंशन करने की क्षमता, पानी या जल धारण करने की जो क्षमता है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाने के लिए हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी जाती है। इसके साथ साथ जब मिट्टी को या फील्ड को थोड़े दिनों के लिए बिना किसी क्रॉप कल्टीवेट किए छोड़ दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे वीड्स और पेस्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी जाती है। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। सेकंड प्रोसेस है या सेकंड प्रैक्टिस है, उसको बोलते हैं सोविंग या बुआई। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल एट द करेक्ट डेप्थ एंड स्पेसिंग फॉर जर्मिनेशन। बीजों को उगने के लिए, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक करेक्ट डेप्थ, गहराई और उनके बीच में डिस्टेंस के हिसाब से प्लेस करना, किसमें, सॉइल में प्लेस करने की प्रोसेस को हम सोविंग कहते हैं। यानी कि बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी में सही गहराई और सही दूरी पर डालने की जो प्रोसेस है उसे सोविंग कहा जाता है। अब बच्चों सोविंग के लिए सबसे पहले हम सीड सिलेक्शन करते हैं। सीड्स कैसे हो उसके बारे में देखें तो देखो टाइप्स ऑफ सीड्स। पहला तो क्या होगा, सीड कैसा होना चाहिए, हाई यील्ड वेराइटी के, जिससे कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स हो और बेटर यील्ड या बेटर उत्पादन मिल सके। जिससे IR8 जो चावल की उपज है, चावल की वेराइटी है, ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स होते हैं। दूसरा कैसे हो सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स, जो क्रॉस ब्रीड होते हैं, स्पेसिफिक ट्रेड्स लाइक डिजीज रेसिस्टेंस। तो इस प्रकार की सीड्स जो कि डिजीज रेसिस्टेंस हो, रोगों से या रोग प्रतिरोधक उनमें क्षमता हो, इस प्रकार के सीड्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, जिससे पहला तो ये आ गया यहाँ पे हाई यील्ड, दूसरा हाइब्रिड सीड्स, तीसरा ट्रेडिशनल सीड्स, जो लोकल वैरायटी के जो सूटेबल या सूटेड रीजनल कंडीशंस को सूट करने वाले सीड्स हैं, इनका उपयोग किया जाता है। अब ये सोविंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो सोविंग का पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि हाथों से बीजों को बिखेरना। तो स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड, लेस यूनिफॉर्म यूज्ड स्मॉल ग्रेन्स लाइक व्हीट। तो हाथों से बिखेरना, लेकिन बच्चों अगर हम हाथों से सीड्स को बिखेरते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती है और इसमें केवल जो स्मॉल सीड्स हैं वही बिखेरे जा सकते हैं। दूसरा है ड्रिलिंग, ड्रिल करके, जो बीज सीड ड्रिल्स है इसकी सहायता से
कल्टीवेटर के जैसा ही होता है सीड ड्रिल। इसकी सहायता से सीड्स को प्लेस करते हैं रो के अंदर और यूनिफॉर्म डेप्थ के अंदर, जैसे कि मक्का है, मूंगफली है, इस टाइप के वीड्स हैं जो सीड्स हैं जो ड्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा यूज़ शो किए जाते हैं। थर्ड है ट्रांसप्लांटिंग। प्लांट्स को कहीं एक जगह पे उनके छोटे जो सीडलिंग्स तैयार करी जाती है एक नर्सरी में, फिर उनको वहाँ से ट्रांसप्लांट करके उगाया जाता है। तो देखो, ग्रोविंग सीडलिंग्स इन ए नर्सरी एंड ट्रांसफरिंग देम टू द फील्ड लाइक राइस, टोमेटोज। जो टोमेटो की सीडलिंग तैयार करी जाती है, राइस की सीडलिंग तैयार करी जाती है नर्सरी में, फिर वहाँ से उसको उठा के ट्रांसप्लांट करते हैं। फोर्थ है डिबलिंग। डिबलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के द्वारा, किसी लकड़ी के द्वारा या छड़ के द्वारा मिट्टी में थोड़ा सा छेद कर दिया जाता है, खड्डा बना दिया जाता है और उसके अंदर प्लांट्स को डिप कर दिया जाता है। तो जैसे लार्ज सीड्स लाइक ग्राउंडनट्स। इस शोविंग को फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि गुड शोविंग को इफेक्ट करते हैं, जैसे हेल्दी डिजीज फ्री सीड्स हैं, करेक्ट डेप्थ के अंदर उनको जर्मिनेट करना, ये भी क्या है कि गुड शोविंग को इफेक्ट करते हैं। और प्रिपेयर स्पेस, प्रॉपर स्पेसिंग टू अवॉइड कंपटीशन, राइट टाइम, स्पेसिफिक सीजन है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि शोविंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ शोविंग में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, जैसे सीड ड्रिल्स है, फनल है और मैनुअल टूल्स भी हो सकते हैं। थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है बच्चों एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक का डालना। तो इसमें देखें तो प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल टू सप्लाई प्लांट ग्रोथ। प्रोडक्ट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहलाता है। तो इस कल्टीवेशन के लिए या फिर क्रॉप की अच्छी यील्ड के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, जिनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो स्पेशली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये स्पेशली NPK इनका यूज़ किया जाता है। और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, इन सभी को सॉइल के अंदर ऐड करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मैन्योर का यूज करते हैं। तो मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो किसके द्वारा ड्राइव होता है, प्लांट्स या एनिमल वेस्ट के द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम इसी मैन्योर का टाइप देखें तो फार्म यार्ड मैन्योर है जो काऊ डंग, यूरिन और स्टेरो इनके द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा कंपोस्ट मैन्योर है जो कि डिकम्पोज होता है प्लांट और किचन वेस्ट के द्वारा। तीसरा ग्रीन मैन्योर है जो कि क्रॉप्स जैसे लाइक क्लोवर ग्रोन एंड प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल। जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जो क्लोवर के जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जो कि फील्ड में उग जाती है, जिनको उखाड़ के वापस वहीं डाल दिया जाता है, जो बाद में मैन्योर का काम करती है। अब इस मैन्योर का क्या एडवांटेज है बच्चों, इस मैन्योर का एडवांटेज ये है क्योंकि ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, साथ में ये इको फ्रेंडली होता है। और अगर इसकी डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसमें स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज होता है और इसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन है वो है फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र क्या होता है बच्चों, सिंथेटिक केमिकल होते हैं जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जो मैन्योर था उसमें न्यूट्रिएंट रिच तो होता है लेकिन उसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट नहीं होता है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र्स में न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं जिनमें यूरिया,
अमोनियम नाइट्रेट, इस तरीके के पाए जाते हैं। और जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं जिन जैसे डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट है, और कुछ पोटेशिक जिसमें म्यूरिएट टू पोटास, इस टाइप के फर्टिलाइज़र्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। अब बच्चों इसके क्या एडवांटेज हैं? तो इसके एडवांटेज हैं क्योंकि क्विकली न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, साथ में इजी टू अप्लाई होता है और हाई एफिशिएंसी होती है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये डिग्रेड सॉइल फर्टिलिटी को, लंबे टाइम तक यूज़ करने पर सॉइल फर्टिलिटी को डिग्रेड कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। और क्या होता है बच्चों? कोज वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है। अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र इन दोनों का ही कंपैरिजन करें तो देखते हैं क्या क्या इसमें कंपैरिजन होता है। तो पहले देखें सोर्स में देखेंगे तो मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं और केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स हैं जो केमिकल्स होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स रिलीज करने की कैपेसिटी देखें तो मैन्योर में स्लो होती है जबकि फर्टिलाइज़र्स में फास्ट होती है। और अगर सॉइल हेल्थ के बारे में देखें तो मैन्योर है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जबकि अगर ओवर यूज़ होने लग जाए फर्टिलाइज़र्स का तो सॉइल की जो हेल्थ है वो क्या हो जाती है? हार्म हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। कॉस्ट देखें तो मैन्योर की कॉस्ट कम होती है जबकि फर्टिलाइज़र्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अभी फर्टिलाइज़र हमने दो प्रकार के तो देख लिए, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स हमने जो न्यूट्रिशंस है दो प्रकार के देख लिए। तीसरा है बायो फर्टिलाइज़र्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोबियम, एजिटोबैक्टर दैट फिक्स नाइट्रोजन नेचुरली। तो बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके भी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब इनका यूज़ करने की क्या क्या टिप्स हैं? तो देखो, अवॉइड योर ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र टू प्रिवेंट सॉइल हेल्थ डिग्रेडेशन, कंबाइन नेचर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र फॉर बैलेंस न्यूट्रिशन। टिप्स में देखें तो हमें पहला तो क्या, ओवर यूज़ को इस फर्टिलाइज़र्स का वो क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? सॉइल हेल्थ को डिग्रेड करते हैं। दूसरा, मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। फोर्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है इरिगेशन। द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स टू सपोर्ट ग्रोथ। तो इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होती है? आर्टिफिशियली वाटर है ना, क्रॉप को एक रेगुलर इंटरवल पर आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करना, ये क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एंश्योर वाटर सप्लाई ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स, एनहांस यील्ड एंड सपोर्ट मल्टीपल क्रॉपिंग सीजन। वाटरिंग करके क्या किया जाता है? जो ड्राई पीरियड के टाइम में या फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर मल्टीपल जो सपोर्ट्स हैं क्रॉपिंग सीजन के लिए, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अभी जो वाटरिंग है या इरिगेशन है, तो इरिगेशन के लिए सोर्स ऑफ वाटर क्या हो सकते हैं? तो वाल्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, टैंक्स है, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सभी क्या है? इनके लिए यूज़ किया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। तो स्पेशली 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन आती है। एक तो होती है ट्रेडिशनल मेथड्स और एक होता है मॉडर्न मेथड्स। जो ट्रेडिशनल मेथड्स में 4 प्रकार का आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो पहला है मोट या पुली सिस्टम। इसमें वाटर है वेल्स के कुओं के में से पुली के द्वारा या बकेट के द्वारा खींचा जाता है। दूसरा है चेन पंप। इसमें कंटिन्यूस चेन होती है जिसके बकेट्स लगी रहती है और ये पानी को ऊपर की साइड में खींचती है और इससे सिंचाई करी जाती है। थर्ड है ढेकली। इसमें लीवर सिस्टम होता है जो कि पानी को ऊपर की साइड में खींचता है, कहाँ से? जहाँ थोड़ा बहुत पानी रहता है वहाँ से। फोर्थ है रहट। इसमें वाटर लिफ्टेड यूजिंग एनिमल पावर एंड लार्ज व्हील्स।
जो पशुओं के द्वारा या फिर बड़े बड़े पहियों के द्वारा इस पानी को व्हील इस पानी को सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की ट्रेडिशनल मेथड्स है इरिगेशन के। अब इन मेथड्स की क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती है? तो बच्चों इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर लेबर ज़्यादा लगती है और कम फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये बड़े बड़े खेतों में इसका उपयोग पूर्ण प्रभावी तरीके से नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो मेथड्स हैं इरिगेशन की वो है मॉडर्न मेथड्स। तो मॉडर्न मेथड्स में 2 मेथड्स स्पेशली यूज़ करी जाती है। तो पहली तो है ड्रिप इरिगेशन और दूसरी है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो बच्चों जो ड्रिप इरिगेशन है इसमें क्या है, वाटर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू प्लांट्स रूट्स थ्रू पाइप्स, मिनिमाइजिंग वेस्टेज, आइडियल फॉर ऑर्कार्ड्स एंड एरिड रीजन। तो ऐसे वाटर है जो पाइप्स के द्वारा प्लांट्स की जड़ों में डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है, जिससे कि पानी के वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। और ये किन फसलों के लिए आइडियल है? एक तो बगीचों के लिए, और दूसरा जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ पानी की मात्रा कम उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के लिए ड्रिप इरिगेशन एक वरदान की तरह काम करता है। सेकेंड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ यूज़ किया जाता है बच्चों? जहाँ वाटर स्प्रेड ओवर क्रॉप्स लाइक रेन थ्रो रोटेटिंग नोजल्स सूटेबल फॉर अनइवन लैंड। जहाँ मिट्टी उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और ये इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पानी है वो घूमने वाले नोज़ल की सहायता से, जैसे बारिश में पानी का छिड़काव होता है, स्प्रिंकल होता है, वैसे ही इसमें रोटेटिंग नोजल्स के द्वारा पानी का स्प्रे किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 मॉडर्न मेथड्स हैं, एक तो ड्रिप इरिगेशन और एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं मॉडर्न मेथड्स के? तो बच्चों मॉडर्न मेथड्स क्या होती है, वाटर एफिशिएंट होती है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है और लेस लेबर होती है। यानी कि इसमें जो पानी है वो एफिशिएंट मात्रा में या कम मात्रा में खर्च होता है, यानी कि पानी की बचत होती है। दूसरा, इससे पानी सभी जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समान पानी का वितरण होता है और लेबर की भी कम आवश्यकता पड़ती है। इस इरिगेशन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं? तो पहला है क्रॉप टाइप, जैसे राइस नीड्स मोर वाटर देन वीट। कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है सॉइल टाइप, जैसे सैंडी सॉइल है जहाँ पे ज़्यादा अपने को इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जो क्ले टाइप की सॉइल है वहाँ पे कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। इसी प्रकार से क्लाइमेट के ऊपर क्या डिपेंड करता है। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पर जो एरिड रीजन्स है यानी कि शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें हैं जो इरिगेशन को इफ़ेक्ट करती है। फिफ्थ जो मेथड है या जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की, वो है वीडिंग, निराई। तो बच्चों क्या होता है, जब हम क्रॉप को शोविंग करते हैं उसके बाद में इरिगेशन होता है, तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ में उग जाते हैं। उन्हें रिमूव करने की प्रोसेस वीडिंग कहलाती है। तो रिमूवल ऑफ वीड्स विच आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोविंग अलोंग साइड क्रॉप्स। जो क्रॉप्स के साथ जो खरपतवार है उनको हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वीडिंग कहलाती है। तो इस एग्जाम्पल ऑफ वीडिंग देखो कौन कौन से वीड्स हैं, जैसे चुड़ाई अपने हिंदी में बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिसका नेम है एमरेंथस। वाइल्ड ओट जिनको अपन जंगली जाई बोलते हैं, और सिनोपोडियम जिसे हम बथुआ बोलते हैं, और पार्थेनियम जिसे हम गाजर घास बोलते हैं। ये पार्थेनियम है, जंगली जई है, एमरेंथस है, और चेनोपोडियम या सिनोपोडियम
ये सिनोपोडियम है, ये सभी क्या है, वीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब बताओ ये वीड्स हैं, उनके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं अपने क्रॉप्स के लिए। तो देखो बच्चों, अगर कोई प्लांट उगता है तो वो सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और स्पेस के लिए, इन सब के लिए compete करता है क्रॉप्स के साथ। यानी कि जो फसलों के साथ जो पोषक तत्व हैं, पानी है, सूर्य का प्रकाश है और जो स्थान है, उनके लिए कंपटीशन, ये compete करता है। साथ में ये अब पानी भी यूज़ कर लेगा, न्यूट्रिशन भी यूज़ कर लेगा, सनलाइट भी यूज़ करेगा, तो इससे क्या होगा, क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाती है। जो क्रॉप की जो पैदावार है वो 30 से 40% तक कम हो जाती है। इसी के अलावा कैन एक्ट एज होस्ट फॉर पेस्ट एंड डिजीज़। ये जो कुछ कीट हैं या फिर कुछ डिजीज़ हैं, उनके लिए मेज़बान या होस्ट का काम कर सकते हैं। क्या क्या मेथड्स हैं वीडिंग की, तो देखो पहली मेथड है मैनुअल वीडिंग, यानी कि अपने हाथ से या फिर पुलिंग वीड्स बाय हैंड और यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी की सहायता से या हाथों से इन वीड्स को रिमूव करना मैनुअल वीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट मेथड है वीडिंग की, वो है मैकेनिकल वीडिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ टूल्स हैं जिन्हें हम वीडर्स बोलते हैं, उनका बड़े बड़े फील्ड्स के अंदर, लार्ज फील्ड्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है केमिकल वीडिंग। तो कुछ वीडिसाइड्स जैसे कि 2,4-D या ग्लाइफॉस्फेट है, इनका उपयोग करके हम इन वीड्स को रिमूव कर देते हैं, तो इसको अपन केमिकल वीडिंग बोलते हैं। फोर्थ है कल्चरल वीडिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्रॉप रोटेशन करके, क्रॉप के बीच में स्पेस अच्छा देके और टाइमली सोविंग करके हम इस प्रकार से इन वीड्स को सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं वीडिंग्स के। इसके बाद में ये जो वीडिंग करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, तो देखो वीडिसाइड्स हैं, उनका अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो केयरफुली यूज़ करना है, ताकि वो अपने को क्रॉप के हार्म के साथ साथ एनवायरनमेंट को, या फिर जो मैन्युअल इसको वीडिंग कर रहे हैं या फिर स्प्रे कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाए। साथ के साथ जो भी वीडिंग कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली हो और लेबर कम लगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होती है बच्चों, क्रॉप की प्रोटेक्शन करना किससे, पेस्ट से, डिजीज से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के जो या ड्रॉट फॉस्ट से, कीटों से, रोगों से, पर्यावरणीय कारक जैसे सूखा है, पाला, इन सब से क्रॉप की प्रोटेक्शन करना क्या कहलाता है, क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है। तो देखो इसमें पेस्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, चूहे हुए, इस तरीके से बर्ड्स हैं, या डिजीज़ फैलाने वाली कुछ पैथोजेंस जैसे फंजाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ या वायरस हुआ, इन सभी से प्रोटेक्शन करना क्रॉप प्रोटेक्शन कहलाता है। तो देखो क्रॉप प्रोटेक्शन की क्या क्या मेथड्स हो सकती है, तो पहला तो है केमिकल कंट्रोल, जिससे हम पेस्टिसाइड्स जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, फंजिसाइड्स है, रोडेंटिसाइड्स हैं, इनका यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इनका हम नेचुरली जो प्रीडेटर्स हैं जैसे लेडी बर्ड है, ये क्या करते हैं, कीटों को खा लेते हैं और पेस्ट जो अपने जो क्रॉप है उनका इन पेस्ट से बचाव होता है। फिर है कल्चरल कंट्रोल, इसके द्वारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, इंटरक्रॉपिंग है या फिर रेसिस्टेंट वैरायटी है जो कि पेस्ट और डिजीज़ से रेसिस्ट होती है, इनका यूज़ करके हम पेस्टिसाइड इन क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल कंट्रोल, जैसे ट्रैप्स हैं, नेट्स हैं, इनका यूज़ करके भी हम इंसेक्ट्स को पकड़ करके या उनसे हम अपने जो फसल है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। एक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो कंबाइनिंग मल्टीपल मेथड्स
फॉर सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल, इनका उपयोग करके भी हम पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब भी पेस्ट कंट्रोल के लिए हम केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न भी ध्यान रखने ज़रूरत पड़ती है। क्या कि द ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन लीड टू पेस्टिसाइड्स रेसिस्टेंट soil contamination and harm to pollinator like bee. Organic methods like neem based pesticides are safer alternatively. जो कीटनाशकों का अगर अपन अधिक उपयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं, कीटों में प्रतिरोधक क्षमता और मिट्टी की प्रदूषण और मधुमक्खियाँ जो कि पोलिनेशन में हेल्प करती है उनको नुकसान पहुंचाती है। साथ के साथ अगर हम इन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने की जगह कुछ नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं जैसे नीम से बने हुए पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ करके भी हम इन पेस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों, प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। जो पकी हुई फील्ड है उन पकी हुई फील्ड को काटना और फील्ड से पकी हुई जो क्रॉप है उसको काटना और फील्ड से इकट्ठा करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। इसको हार्वेस्टिंग करने का कब करी जाती है हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग टू अर्ली रिड्यूस यील्ड एंड क्वालिटी टू लेट हार्वेस्टिंग रिस्क लीड टू ग्रेन लॉस ड्यू टू सीडलिंग और वेदर डैमेज। अगर हम जल्दी कटाई करेंगे तो ये भी उत्पादन को और उसकी जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, और अगर हम ज़्यादा लेट हार्वेस्टिंग करें तो ये पकी हुई जो प्रोडक्ट्स है या फिर अपने जो क्रॉप के ग्रेन्स है उनको डैमेज होने से भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हार्वेस्टिंग का जो टाइमिंग है उसको अपन प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें हार्वेस्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो उसकी मेथड्स हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग में क्या होता है, सिकल का यूज़ करके, नाइफ का या फिर हैंड्स का यूज़ करके हम हार्वेस्टिंग करते हैं, और मैकेनिकल में क्या होता है, मशीन्स जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर आदि का यूज़ करके हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अब देखो, हार्वेस्टिंग करने के बाद में कुछ और भी क्रियाएं हैं जो हमें करनी पड़ती है। कटाई के बाद में हमें क्या होता है, उन ग्रेन्स को थ्रेशिंग करनी पड़ती है, विनोविंग, या उन ग्रेन्स को उन काफ से क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, जिसके लिए अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है। तो काफ से या स्टाक से ग्रेन्स को अलग करने की प्रोसेस इसमें जैसे थ्रेशिंग के द्वारा हम करते हैं, दूसरा विनोविंग के द्वारा हम कर सकते हैं, या फिर क्लीनिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हार्वेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है स्टोरेज। तो देखो, स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट ए ईयर। कटाई के बाद फसलों को खराब होने से बचाना और पूरे साल उसकी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टोरिंग बोलते हैं। तो इसमें स्टोरिंग करने में क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां आती है, तो देखो, पेस्ट्स, जो इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं या बर्ड्स हैं, ये स्टोर्ड ग्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं। दूसरा है मॉइस्चर। अगर अपन अत्यधिक मॉइस्चर में भी रख दें अपने ग्रेन्स को तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने की और स्प्राउटिंग होने की समस्या या उसकी चुनौती बनी रहती है। थर्ड है टेम्परेचर। अगर अपन हाई टेम्परेचर में करेंगे तो ये पेस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। स्टोरेज करने की क्या क्या मेथड हो सकती है बच्चों, तो पहली मेथड है वो है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी है मॉडर्न स्टोरेज मेथड। जो ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड है उसमें गन्नी बैग्स, जूट के या प्लास्टिक के बैग्स हैं, उनमें भर भर के हम उनको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मड बिन्स, जैसे मिट्टी के स्ट्रक्चर बनाते हुए बड़े बड़े साइलो मिट्टी के या फिर जो सील्ड किए हुए अर्दन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम इनको अनाज को भर देते हैं। दूसरा बेम्बू बास्केट्स यूज्ड इन रूरल एरिया फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज। जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए ग्रामीण एरिया में इसका उपयोग किया जाता है। जो मॉडर्न
स्टोरेज के जो मेथड्स हैं उनमें है जैसे साइलोज, तो लार्ज मेटल और कंक्रीट के बने कंटेनर्स होते हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स किया जाता है। एक और स्टोरेज है मेथड है मॉडर्न, वो है कोल्ड स्टोरेज। इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर प्रिशेबल क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि जल्दी ख़राब हो जाती है, इस प्रकार की फसल्स को, क्रॉप्स को इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा किया जाता है। वेयर हाउस, यहाँ पे इक्विपेड विथ पेस्ट्स कंट्रोल एंड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन और कीट नियंत्रण की इसमें अच्छी खासी सुविधा होती है। इस यहाँ पर भी जो वेयर हाउस है इनमें बड़ी मात्रा के अंदर इनका स्टोरेज किया जाता है। अब बच्चों स्टोरेज करने में क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। पहला तो ग्रेन्स ड्राई होने चाहिए। दूसरा, इसमें जो फूमिगेंट्स है या नेचुरल रिपेलेंट्स है, नीम की लीव्स है, इनको इसके साथ में यूज़ करना चाहिए ताकि जो पेस्ट्स इसमें डैमेज ना करें। रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि जो स्पॉइलेज है उसको रोका जा सके। अब बच्चों ये हो गई अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कुछ टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, उनके बारे में भी अपन देखते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का उपयोग प्लगिंग के लिए, सोविंग के लिए या फिर ट्रांसपोर्टिंग के लिए करते हैं। सीड ड्रिल का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्रेसाइज सोविंग इन रोज, एक समान बुआई के लिए जो सीड ड्रिल्स का उपयोग किया जाता है। एक है कंबाइन हार्वेस्टर, ये हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, इसको एफिशिएंट एग्री इरिगेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये तो है मॉडर्न टूल्स। और टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक में क्रॉप रोटेशन है और मिक्स्ड क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है, इनके द्वारा हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर क्रॉप्स को उगाया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रोविंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर, दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाने को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। जैसे कि वीट के साथ मस्टर्ड। और क्रॉप रोटेशन में हम देखें, अगर हम पहले सीरियल्स उगाते हैं तो दूसरी बार में हम क्या उगाएंगे, उसकी जगह दलहन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स या लेग्यूम्स क्रॉप्स उसमें उगाते हैं। थर्ड है इंटरक्रॉपिंग, ग्रोविंग ए सेकेंडरी क्रॉप बिटवीन रोज ऑफ द मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप है, मुख्य फसल है, उनके बीच में दूसरी फसलें साथ के साथ में उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूजिंग नेचुरल इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर एंड बायोपेस्टिसाइड्स, इनका उपयोग करना क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे ड्रोन्स का, सेंसर का, मॉनिटर का, इनका यूज़ करके क्या किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन रेसिस्टेंट टू पेस्ट, तो इस प्रकार की क्रॉप्स को मॉडिफाई कराया जाए या फिर जेनेटिक मॉडिफाई करे जिससे कि वो पेस्ट से के प्रति क्या हो, रेसिस्टेंट हो, तो इस टाइप की यूज़ करके भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। तो इसका क्या बेनिफिट्स हैं, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और एनवायरमेंटल जो इसका इम्पैक्ट है वो भी, ख़राब इम्पैक्ट है वो भी कम पड़ेगा और सॉइल हेल्थ में भी सुधार होगा। अब देखो इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ और दी हुई है बच्चों, इसमें फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर। तो बच्चों एग्रीकल्चर है वो, उसके साथ फूड सिक्योरिटी कैसे होता है कि इससे क्या होता है, ऑल पीपल हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड अफोर्डेबल फूड टू एट ऑल टाइम्स। अगर हम अच्छी मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता के क्रॉपिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और किफ़ायती
रेट पे भोजन उपलब्ध हो सकता है। अब एग्रीकल्चर का क्या रोल हो सकता है? ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रेन्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स को टू मीट पॉपुलेशन नीड्स। जो पशुओं की उत्पादन है, सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। साथ के साथ जो रूरल लाइवलीहुड है उसकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम करता है, सपोर्ट करने की काम करती है। इसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है? एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जिससे कि डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कि क्रॉप के यील्ड को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये कभी कभी इरेटिक रेनफॉल है या फिर फ्लड्स आना, ये भी क्या है, क्रॉप को या कल्टीवेशन को के लिए चैलेंज का काम करता है। इसी प्रकार लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर फार्मिंग एंड केमिकल यूज, ज़्यादा मात्रा में फसल उगाना और केमिकल्स का उपयोग करना भी सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर या एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिसमें पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस। इस पीडीएस के द्वारा क्या होता है, सब्सिडाइज जो ग्रेन्स है वो पुअर पीपल्स को मिलता है। साथ के साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है, जो कि फार्मर्स को उनके फेयर प्राइस क्रॉप्स के लिए उपलब्ध करवाती है। साथ के साथ सब्सिडीज़ जैसे कि फर्टिलाइज़र्स पे, सीड्स पे, इरिगेशन इक्विपमेंट पे, इन सब के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव का काम करता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो प्रैक्टिस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और वाटर कंजर्वेशन टू एंश्योर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें जैविक खेती है, फसलों का विविधीकरण है, डाइवर्सिफिकेशन है, इसी प्रकार से वाटर कंजर्वेशन है और लंबे समय तक खाद्य सुरक्षा के लिए इन प्रकार ये सस्टेनेबल खेती के लिए ये आवश्यक होता है। तो बच्चों, ये था अपना पहला चैप्टर और इससे रिलेटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें, लाइक करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।